अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। यार आज की वीडियो ग्रीस वर्क परमिट के बारे में है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ग्रीस का सारी जो इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। और ये वीडियो सुकून से और तहम्मुल से देखें। ये ना देखें कि व्यू कम है या ये है वो है, ठीक है, इसको ना देखें। और लाइक आपका हक बनता है क्योंकि इसकी वीडियो के अंदर मैं आपको ग्रीस की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, ठीक है। बेशक मैं अपना पूरा टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ यार। पहली बात करते हैं ग्रीस की मार्केट के अंदर डीलिंग, ठीक है। इस वक्त आपने अगर ग्रीस का वीज़ा लेना है तो किधर से आपने परचेज़ करना है। एजेंसियाँ काम कर रही है लेकिन बहुत कम। ग्रीस की गवर्नमेंट जो है ना, पाकिस्तानी एजेंसियों को कोई डिमांड नहीं देती। ये आप अपने जहन में निकाल दें। जो उनके पास डिमांड होती है वो ग्रीस के अंदर मौजूद जो है एम्प्लॉयर वही देते हैं। और इनको डिमांड कोई नहीं मिलती, वही सारा काम करते हैं। बस ये इधर से फाइल रेडी करवा कर और बंदों को एम्बेसी तक पहुंचा देते हैं। बाकी इनका कोई तल्लक नहीं। ये बात अपने ज़हन में रखें क्योंकि जिस तरह रोमानिया और सर्बिया और बोस्निया की डिमांडें आती है इनके पास, एजेंसियों के पास, इस तरह ग्रीस की नहीं आती। ग्रीस का आपने काम करवाना है तो जो भी आपका मौजूद उधर ग्रीस के अंदर मौजूद है, जहाँ आपने कोई उनकी वेबसाइट पर, ठीक है, मैं आपको वेबसाइट भी बता सकता हूँ। आप मेरे नंबर पर रब्ता कर मैं आपको वेबसाइट दूंगा। आप ख़ुद भी ऑनलाइन एम्प्लॉय ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो गूगल के अंदर सर्च कर वो सारा कुछ, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी जो पढ़े लिखे हैं। और दूसरी ये बात और जिनको ये नहीं, इस तरह एम्प्लॉयर उन्होंने नहीं ढूंढना और डायरेक्ट एम्प्लॉयर के साथ करना है, यानी कि परचेज़ करना है वीज़ा उन्होंने, तो उनके साथ ये है कि रोमानिया के अंदर मौजूद किसी के दोस्त है, किसी के रिश्तेदार है, किसी का भाई है, किसी का कोई भी है, वो उनको वर्क परमिट उधर से निकाल कर देते हैं। और वो वकील के रेफरेंस के साथ सारा काम होता है। और फिर बाद में जब वर्क परमिट उधर से आता है पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान एम्बेसी में भी आ जाता है और उसका एक प्रिंट जो है ना आपको, आपका जो भी अजीज़ होता है वो भी भेज देता है। और फिर आपने एम्बेसी जाना होता है, ठीक है, तो उधर से कंफर्म भी करवा लेना होता है, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन उसके बाद जो है ना आपने जो डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होते हैं, ठीक है, अपनी अपॉइंटमेंट के लिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए, तो वो डॉक्यूमेंट्स जो है ना, आपका पासपोर्ट है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट है। बर्थ सर्टिफिकेट याद रखें कि आपका पासपोर्ट और आपके आईडी कार्ड और आपके बर्थ सर्टिफिकेट की, ये तीनों की जो एज है, सारा कुछ जो है ना एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई भी फ़र्क नहीं। अगर फ़र्क हुआ तो वो आपका जो है ना केस उधर ही डिसमिस कर देंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जो है ना, और आपने अपना करेक्टर सर्टिफिकेट ग्रीस का बनाना है, और ये डॉक्यूमेंट, और अपने इंश्योरेंस करवानी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स करवाने के बाद जो है ना आपने जो उधर एम्बेसी के अंदर जाना है, एम्बेसी ने आपको अपॉइंटमेंट, जब अपॉइंटमेंट मिलने के बाद जो है ना फिर आपको वो एक मेडिकल का पेपर भी देंगे। जिस पेपर देंगे, पहले होता था कि मेडिकल बाद में होता था, लेकिन अब जो है ना मेडिकल पहले होता है। तो इसलिए जो है मेडिकल की वो फीस, आपने मेडिकल करवाना है तो मेडिकल करवाने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना, और मेडिकल का बात कर रहे थे, मेडिकल की जो है ना इन्होंने पेपर देना, और एक की फ़ीस जो है ना वो 30,000 है एक्सेल की, और दूसरी की फ़ीस जो है ना वो 35,000 है, ठीक है। वो आप किसी से भी, दोनों में से दो ही लेबॉर्ट्रियाँ हैं, ठीक है, वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। और इन दोनों लेबॉर्ट्रियों के अलावा आप किसी और लेबॉर्ट्री से मेडिकल नहीं करवा सकते। अगर आपका एजेंट आपको बोलता है किसी और लेबॉर्ट्री से करवाएं, तो वो आपसे पैसे लूटने के चक्कर में, क्योंकि उसकी मेडिकल जो लेबॉर्ट्री के अंदर सेटिंग है, और वो खून लेंगे, ज़ाया कर देंगे, और वो 30-35 हज़ार रुपये अपनी जेब के अंदर डालेंगे। ये इस तरह का स्कैम भी होगा। तो क्योंकि ये आप बातें आपको बतानी बहुत ज़रूरी है। तो मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद जो है ना फिर आपने वो मेडिकल का पेपर जो कन्फर्म, यानी कि फ़िट की रिपोर्ट, जब आपने इंटरव्यू देने जाना है, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर साथ में जाना है। फिर इंटरव्यू के दौरान जो इस वक्त सवाल कर रहे, ख़ास करके क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी ज़्यादातर ये सीजनल वर्क परमिट वाले हैं, इन जो ज़राअत का है, ठीक है, सब्ज़ी का है, फ्रूट का है, इस तरह के है, तो उनसे सवालात किए जाते हैं। सबसे मेन उनसे जो पहला सवाल है वो ये पूछा जाता है कि आपको वीज़ा किसने दिया है, आपको ये वर्क परमिट किसने भेजा है। तो वो बोलते हैं, ठीक है, आपने बोलना है कि मैं, कोई भी अजीज़ है, रिश्तेदार है, या कोई भी है, ठीक है। अगर आपके साथ 3-4 बंदे हैं तो आप तीनों चारों बंदों का एक सवाल ना, एक जवाब ना हो, सबका डिफरेंट हो।
तो आपने अपने हिसाब से उनको जवाब देना है, ठीक है। और सवाल जो है ना उर्दू में हो जाते हैं, ट्रांसलेटर बैठे हैं, ठीक है, उर्दू में सवाल होते हैं, कोई मसला नहीं है, इंग्लिश वाली बात कोई नहीं है। तो इनके पिछले दिनों में कुछ दिन जो है ना 75 यूरो फीस एम्बेसी लेता था, लेकिन अब जो है ना फिर दोबारा 180 यूरो कर दिया। और 180 यूरो बहुत ज़्यादा फ़ीस है। और 30,000 35,000 मेडिकल का, फिर इस्लामाबाद के खर्चे, यानी कि बंदे का काफ़ी अखराजात हो जाते हैं। जब वीज़ा रिजेक्ट होता है तो अल्लाह ना करे वीज़ा रिजेक्ट होता है तो फिर बंदे का कम से कम जो है ना 1.5 लाख का लॉस हो जाता है। आपको ये याद होना चाहिए, आपको याद रहे ये कि अगर आपका वीज़ा ग्रीस का रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आपका कम से कम 1.5 लाख का लॉस होना है, या और टाइम जो ज़ाया होना वो एक अलग बात है। और दूसरी ये बात कि अगर सब्ज़ी और ये इस कैटेगरी के वीज़े देखे जाएँ तो ज़्यादातर जो है ना इनका वीज़ा रेशो रिजेक्ट ही है। पहले अभी कुछ वीज़ा कुछ ठीक हुआ, मिसाल के तौर पे 100 में से जो है ना पहले 2-3 बंदों के वीज़े लगे, अब फिर दोबारा जो है ना 7 से 8 बंदों के वीज़े लग रहे हैं, यानी कि वीज़ा रेशो थोड़ा सा बेहतर हुआ है। और आपको एक बात बताता चलूँ कि जो बंदे स्किल पर्सन, चाहे वो बेकरी के कारीगर जो है ना उनके वीज़े बहुत अच्छा रेशो है, और वेल्डर का अच्छा रेशो है। और बिल्डिंग लैंड के अंदर जो है ना प्लम्बर या इस तरह का किसी का वर्क परमिट आया तो स्किल पर्सन का, उनका जो है ना वीज़ा रेशो ज़बरदस्त है। तो बाकी जो सब्ज़ी सुब्जियों वाले हैं इस तरह के लोग, उनके पास ऑलरेडी बहुत है। ये तो बस जो है ना क्योंकि उधर भी पैसे दिए होते हैं ये ग्रीक को, गोरे को, तो इधर भी मसलन ये सारा काम जो है ना ऊपर नीचे हो जाता है। और एक और बात का, अगर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता था तो आप री अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो दो तरह का वीज़ा रिजेक्ट होता है। एक तो ये आपके ऊपर 5 नंबर है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स और आपके इंटरव्यू के ऊपर जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं है गोरा, और उसने आपके ऊपर 5 नंबर लगा दिया है, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, आपको वीज़ा नहीं देगा। दूसरा ये है कि 9 नंबर, 9 नंबर का मतलब ये कि आपको मेडिकल में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई है तो आपके ऊपर 9 नंबर लगा दिए और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। ये दो इशू है जो सबसे मेन है। तो इन दोनों इशू के अंदर जो है ना, एक इशू जो है, अगर आपका मेडिकल दोबारा ठीक हो जाता है तो आप मेडिकल के बिहाफ पर जो है ना आप दोबारा ही अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वो ग्रीस के अंदर बैठा वकील ही आपका दोबारा केस सबमिट करेगा और वो रिक्वेस्ट करेगा, अपील करेगा। तो उसकी अपील जो 9 नंबर की है उनकी अपील एक्सेप्ट होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, और जो 5 नंबर के हैं उनकी अपील एक्सेप्ट नहीं, 2 या 3% एक्सेप्ट होती है, बाकी 99% आप देख ले कि अपील अनएक्सेप्ट होगी। बाकी तो ये थी सारी, आपको उम्मीद है कि मुकम्मल समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने आपको मुकम्मल इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया है। उम्मीद है कि आपका कोई सवाल नहीं बचा होगा। बाकी अगर फिर भी कोई सवाल है आपका तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थोड़ी सी वीडियो और लंबी हो जानी थी, लेकिन कुछ है थी बातें जो आपको बतानी थी, सही है। तो रेट एम्बेसी जो एजेंसियों के है वो $6,000, $7,000, $8,000, $9,000 एजेंसियों वाले, और ये एजेंट आपसे ले रहे हैं, ठीक है। बाकी कोशिश करें किसी के साथ भी डील करें तो उनको ये बोलें कि अगर हमारा वीज़ा रिजेक्ट होता तो हमने सारी पेमेंट आपसे रिफ़ंड करनी है, 1 रुपया भी हमारा कटिंग नहीं होना चाहिए, हम पहले ही बड़ा लॉस कर चुके होते हैं उस वक्त तक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।